Hello students, good morning. Dr. Harish Sharma. Welcome back to my channel. B.Ed second year EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व का मापन, मीजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व की माप से तात्पर्य व्यक्तित्व के 3 गुणों के बारे में पता लगाकर यह निश्चित करना होता है कि कहाँ तक वे संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड या विसंगठित डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। किसी भी व्यक्ति के भिन्न भिन्न शील गुणों या फिर शील गुण जब आपस में संगठित होते हैं तो असामान्य हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है तो उसका व्यवहार सामान्य अथवा असामान्य हो जाता है। जैसे कि अगर संगठित हैं तो इससे व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होता है, और असंगठित हैं या फिर शील गुण विसंगठित हैं यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार असामान्य यानी कि एबनॉर्मल हो जाता है। व्यक्तित्व का मापन यानी कि पर्सनैलिटी मेजरमेंट के सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल तथा व्यवहारिक प्रैक्टिकल उद्देश्य हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व मापन से व्यक्तित्व के विकास तथा उसके स्वरूप से संबंधित बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिससे इस क्षेत्र में शोध करने तथा नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में बहुत ज़्यादा सहायता भी प्राप्त होती है। इस सैद्धांतिक उद्देश्य यानी थ्योरेटिकल पर्पस के अलावा व्यक्तित्व मापन के कुछ व्यवहारिक उद्देश्य भी हैं। जैसे व्यक्ति मापन से यह पता चलता है कि व्यक्तित्व के किस किस शील गुण की शक्ति कितनी है और किस शील गुण की कमी से व्यक्ति को समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें होती हैं या परेशानियों का अनुभव होता है। अतः व्यक्तित्व मापन करके वैसे व्यक्तियों जिन्हें समायोजन में व्यक्तिगत कठिनाई होती है की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलती है। व्यक्तित्व मापन का दूसरा प्रमुख अनुप्रयोग नेता का चयन तथा उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल पदों के लिए सही व्यक्तियों का चयन करना होता है। इसीलिए बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वीडन ने लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी सर्व्स बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पर्पस। व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। जो ट्रेड्स हैं उनका संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूर्ण तो कोई उत्साहहीन, तो कोई मिलनसार तो कोई एकांत प्रिय, कोई चिंतामुक्त तो कोई चिंता से ग्रस्त होता है। बोरिंग, लैंगफील्ड तथा बिल्ड ने जो है या के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सहायता से जो शील गुण प्राप्त होते हैं या उनसे जो है 4 लाभप्रद कार्य किए जाते हैं। वे लाभप्रद कार्य इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला कार्य है समस्याओं का समाधान। व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है अगर उसकी समस्याओं का एक व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाए। दूसरा पॉइंट है कठिनाइयों के निवारण के उपाय। जो कठिनाइयाँ या दिक्कतें आ रही हैं यानी कि व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताए जा सकते हैं अगर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाए, क्योंकि व्यक्तित्व के मापन से पता चल जाएगा कि किस कारण से उसके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं या कोई भी कार्य करने में उसे परेशानियों का अनुभव हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है या थर्ड पॉइंट है सामंजस्य करने की क्षमता। व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में बहुत ज़्यादा सहायता दी जा सकती है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है इसमें उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव। विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है। इससे पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस कार्य में है। जब ये पता चल जाता है तो इसके आधार पर उसे वह पद दिया जा सकता है, कार्य सौंपा जा सकता है और कार्य बहुत अच्छी तरीके से वह व्यक्ति कर सकता है। ये जो लाभप्रद कार्य हैं, कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए
मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का मापन करने के लिए अनेक विधियों या परीक्षणों का निर्माण किया है। इसके संबंध में एलिस ने लिखा है कि हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है और इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट अभी तक अधिकांश रूप में जांच की कसौटी पर हैं। इस प्रकार इस कथन को ध्यान में रखकर जो प्रचलित हैं और विश्वसनीय विधियां हैं उन्हीं पर या परीक्षणों पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। मेथड ऑफ मीजरिंग पर्सनालिटी, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और प्रक्षेपण सब्जेक्टिव। सामान्यतः व्यक्तित्व का मापन दूसरे व्यक्ति के प्रभाव, विचार तथा निर्मित धारणा पर निर्भर है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने जो इन विधियों की रचना की है उनके विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आत्मनिष्ठ विधियों के विषय में यानी कि सब्जेक्टिव मेथड के विषय में। ये विधियां व्यक्ति के अनुभव तथा धारणा पर निर्भर हैं। जीवन इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा आत्मकथा लेखन ऐसी ही विधियां हैं। यानी कि इसमें जो जीवन का इतिहास है उसके विषय में देखा जाता है, प्रश्नावली दी जाती है, व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। साक्षात्कार में भी उससे एक तरह से प्रश्न ही पूछे जाते हैं और जो व्यक्ति है जिसका मापन किया जा रहा है उसके उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और इसी प्रकार से आत्मकथा लेखनी यानी कि आत्मकथा लिखने के लिए कहा जाता है और व्यक्ति लिखता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव। बाहरी व्यवहार का अध्ययन करने में वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित निरीक्षण, मापन, समाजनीति तथा शारीरिक परीक्षण ऐसी ही विधियां हैं। थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्टिव। इन विधियों में उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं, व्यक्ति अपने अचेतन व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। प्रासंगिक, अर्थबोध, बाल संप्रत्यय, वाक्य पूर्ति, कहानी रचना आदि ऐसी ही विधियां हैं। प्रक्षेपीय जो टेस्ट होते हैं प्रोजेक्टिव, व्यक्तित्व आविष्कारिका भी एक टेस्ट होता है। ये दोनों ही व्यक्ति मापन के लिए होते हैं। हम यहाँ पर प्रक्षेपीय विधि यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक या मेथड के विषय में देखेंगे का मापन यानी कि जो प्रक्षेपीय विधि का व्यक्तित्व मापन के प्रति दृष्टिकोण सार्वत्रिक यानी कि ग्लोबल या संपूर्ण जैसे कि एज ए होल होता है, जबकि व्यक्तित्व आविष्कारिता इसमें जो पर्सनैलिटी इन्वेंटरी होती है का दृष्टिकोण व्यक्तित्व मापन के प्रति परमाणविक यानी कि ऑटोमिस्टिक होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व आविष्कारिता में व्यक्तित्व का मापन कुछ खास स्वतंत्र 3 गुणों को अलग अलग मापकर किया जाता है, जबकि प्रक्षेपण विधि में व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप में मापकर ना कि कुछ निश्चित 3 गुणों का मापन करके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि प्रक्षेपण मेथड है यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड है वो बेहतर पाया गया है। प्रक्षेपीय विधि यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट होती है। इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित उद्दीपक स्टिमुलस तथा ये जो है उपस्थित कर दिए जाते हैं। ऐसे उद्दीपकों एवं परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति कुछ अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स देता है। इन अनुक्रियाओं जो रेस्पॉन्सेस होते हैं के सहारे व्यक्ति अचेतन रूप से अपनी इच्छाओं, स्मृतियों जो अर्थ होते हैं एवं मानसिक संघर्षों, मेंटल कंफ्यूजन या फिर कॉन्फ्लिक्ट को प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्ट करता है। इस तरह से प्रक्षेपीय परीक्षण जैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसके एकांश यानी कि जो आइटम्स होते हैं स्पष्ट एवं असंगठित होते हैं और जिसके प्रति अनुक्रिया करके व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न प्रकार के 3 गुणों की अभिव्यक्ति परोक्ष रूप से यानी कि जो इनडायरेक्ट वे में करता है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये स्पष्ट होगा
कि प्रक्षेपीय विधि का अपना एक संक्षिप्त इतिहास है। 1400 AD में जब लियोनार्डो दा विंसी ने उन बच्चों का चयन किया जिन्होंने कुछ अस्पष्ट प्रारूप में विशेष आकार यानी शेप्स तथा पैटर्न को खोज कर अपने व्यक्तित्व में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी को दिखलाया था। फिर 1800 या 1800 के उत्तरार्ध में जब विने ने ग्लेटो, जो एक तरह का खेल है, के माध्यम से बच्चों के निष्क्रिय कल्पना के मापने की कोशिश की। इस खेल में बच्चों को कुछ स्याही के धब्बे दिए जाते थे जिसे देखकर उन्हें ये बताना होता था कि उसमें क्या देखते हैं। 1879 में फिर गाल्टन ने शब्द साहित्य का निर्माण किया। 1910 में यूंग ने इसी तरह के परीक्षण का उपयोग नैदानिक मूल्यांकन जो कि क्लिनिकल असेसमेंट के लिए किया। ये सभी अनौपचारिक प्रक्षेपीय प्रविधियों में जो है अंतर्गत वह औपचारिक प्रक्षेपीय परीक्षण यानी कि फॉर्मल प्रोजेक्टिव टेस्ट का जन्म दिया, जिसके एकांश आइटम अधिक मानकीकृत हुए तथा जिनका क्रियान्वयन प्रत्येक व्यक्ति पर समान ढंग से किया जाना संभव हो सका। प्रक्षेपीय परीक्षण के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए जो कसौटियां हैं उनको समझना आवश्यक हो जाता है। इसमें 9 कसौटियां दी गई हैं जो वो पॉइंट वाइज बताएंगे। पहला पॉइंट है इसमें प्रक्षेपीय परीक्षण के एकांश यानी कि जो आइटम्स ऐसे होते हैं कि उनसे बहुत सारी अनुक्रियाएं उत्पन्न हो पाती हैं। सेकंड पॉइंट है प्रक्षेपीय परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व के कई पहलुओं का मापन संभव होता है। थर्ड पॉइंट है प्रक्षेपीय परीक्षण अचेतन व्यक्तित्व बीमारियों को अधिक तेजी से उत्तेजित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऐसे परीक्षण में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अनुक्रियाओं का अर्थ नहीं समझ पाता है। फिफ्थ पॉइंट है ऐसे परीक्षण द्वारा अधिक मात्रा में जटिल मूल्यांकन आंकड़े यानी कि कॉम्प्लेक्स असेसमेंट डाटा उत्पन्न किए जाते हैं। सिक्स पॉइंट है ऐसे परीक्षण में तुलनात्मक रूप से अस्पष्ट दीपकों का उपयोग किया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है ऐसे परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व का एक संगठित एवं संपूर्ण तस्वीर उपस्थित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे परीक्षण व्यक्ति में स्वप्न चित्र उत्पन्न करने में सफल होते हैं। और लास्ट पॉइंट है ऐसे परीक्षण में कोई सही या गलत अनुक्रिया नहीं होती है। तो आज हमने देखा आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।